प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज 10वीं कक्षा के आपदा प्रबंधन के दूसरे पाठ में आपका स्वागत है। पाठ का शीर्षक है सुनामी विनाशकारी समुद्री लहरें। सुनामी द किलर सी वेव्स। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में आपने पहले पाठ को ध्यानपूर्वक सुना होगा और वह पाठ आपकी समझ में आ भी गया होगा यदि आपने ध्यान से सुना होगा, जिसमें हमने बात की थी परिचय। क्या आपको याद है आपदा के बारे में? आपदा की पुनरावृत्ति की, किस प्रकार आपदा कहते किसको हैं, आपदा प्रबंधन क्या है, और तमिलनाडु के कुंभकोणम के अग्निकांड जो कि विद्यालय में हुआ था उस अग्निकांड की बात की थी, भूकंप की बात की थी, चक्रवात की बात की थी, भूस्खलन की बात की थी। और मैं उम्मीद करता हूं कि पिछले वीडियो को आपने समझ लिया होगा और वह पाठ आपकी समझ में आ गया होगा। परीक्षा में आप बहुत अच्छा करेंगे। आज का पाठ सुनामी, इसके बारे में बात करेंगे, जो बहुत विनाशकारी समुद्री लहरें होती हैं, किस प्रकार वो समुद्र के आसपास के इलाकों को, क्षेत्रों को प्रभावित करती है, वहाँ किस प्रकार से तबाही मचाती है और वहाँ के लोगों का जनजीवन किस प्रकार से प्रभावित होता है, उन विनाशकारी लहरों से किस प्रकार से उनका जीवन संकट में पड़ जाता है, जान माल की क्षति होती है, आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो में सामने दो तस्वीरें देख रहे हैं जो कि सुनामी की तस्वीरें हैं। किस प्रकार से तबाही का मंजर है यह आप देख रहे हैं। सबसे पहले हम जिस बिंदु पर बात करेंगे, जो शीर्षक हमारा है सुनामी विनाशकारी समुद्री लहरें। सबसे पहले सुनामी शब्द की बात करूंगा। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है, सु जमा नामी। सुनामी जो कि दो शब्दों के मेल से बना है। सु का अर्थ है बंदरगाह, जो समुद्र का तट होता है जहाँ पर जहाज आते जाते हैं उसको बंदरगाह कहते हैं, और नामी का अर्थ है लहरें। तो इस प्रकार जो सुनामी है उसका अर्थ हुआ बंदरगाह अथवा सागर तट पर आने वाली ऊंची लहरें, इसे सुनामी कहते हैं। और विनाशकारी समुद्री लहरें, सुनामी समुद्र के किनारे ही आती हैं, इसलिए इनका जब भी विनाश होगा, जब भी सुनामी आएगी या विनाशकारी लीला करेगी, तो ज़्यादा जो समुद्र के आसपास रहने वाले इलाके हैं वहीं पर अपनी तबाही मचाती है। ये उन्हीं क्षेत्रों में आती है सुनामी। इसी कारण जो समुद्र के किनारे पर बसे जो लोग होते हैं, यह आपदा उनको प्रभावित करती है और आसपास के क्षेत्रों में ये तबाही मचाती है। तो आप सुनामी का अर्थ समझ गए, सु जमा नामी, बंदरगाह, और नामी का अर्थ है लहर। समुद्र के तट पर आने वाली जो ऊंची ऊंची लहरें हैं उसे सुनामी कहते हैं। अब दूसरा बिंदु है सुनामी की उत्पत्ति के कारण क्या हैं, ये सुनामी आती कैसे है। तो सबसे पहला जो बिंदु है, जो कारण है सुनामी आने का, इसकी उत्पत्ति का जो कारण है वह है समुद्र में भूकंप। समुद्र के नीचे जो भूकंप आता है उसके कारण समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं, वो किनारों में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, ये इसका कारण भूकंप है। और दूसरा जो उत्पत्ति का कारण है ज्वालामुखी उद्गार, ज्वालामुखी फटना समुद्र में, ये भी उसका कारण है। और तीसरा है पानी के नीचे भूस्खलन। पिछले पाठ में हमने भूस्खलन जमीन के ऊपर देखा था, लेकिन समुद्र के नीचे भी जमीन है, वहाँ भी उबड़ खाबड़ जमीन है, वहाँ भी भूस्खलन होता है, जिसके कारण जो है समुद्र में सुनामी जैसी आपदा आती है। अब तीसरा जो बिंदु है हमारा, आप सामने देख रहे होंगे, सुनामी के प्रभाव। सुनामी जैसे नाम से ही आप समझ गए, ये कई मीटर ऊंची होती हैं लहरें, ऊंची लहरें, नामी लहरें, ऊंची लहरें उठती हैं। और ये जो तटीय क्षेत्र जो समुद्र के किनारे होते हैं उन क्षेत्रों से तीव्र गति से टकराती है और सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। और देखते देखते
जो आसपास के इलाके होते हैं उनके हजारों भवनों को ये ध्वस्त कर देती है। बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, पशु मारे जाते हैं। ये जो सुनामी है, इसके मार्ग में जो भी आता है हर एक वस्तु को, जीव जंतु को अपने साथ बहा कर ले जाती है, उसका अस्तित्व मिटा देती है। इस प्रकार जो सुनामी की जो विनाश लीला है बहुत भयंकर होती है, ये किसी को नहीं छोड़ती। समुद्र के आसपास के क्षेत्र जितने होते हैं, कई मीटर तक, किलोमीटर तक ये अपना प्रभाव दिखाती है। अब सुनामी के महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं? तो इसमें पहला तथ्य, कुछ सुनामी लहरें बृहदाकार होती हैं, बड़े आकार की होती हैं। और तटीय क्षेत्रों पर जो समुद्र के किनारे होते हैं, उनके क्षेत्र पर इनकी ऊंचाई जो होती है 10 मीटर या इससे अधिक होती है, 30 मीटर तक हो जाती है। चरम सीमा पर 30 मीटर तक ऊंची लहरें उठती हैं। सोचिए 30 मीटर तक। और ये मुख्य भूमि में कई 100 मीटर के अंदर प्रवेश कर सकती है। आप सोचिए ये आसपास के इलाकों में कितनी तबाही मचा सकती है। और दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण तथ्य है, निचले तटीय इलाके सुनामी की चपेट में आ सकते हैं। जो समुद्र के किनारे जो निचली भूमि वाले इलाके होते हैं, वो इसकी चपेट में आते हैं। तीसरा, सुनामी लहरें एक के बाद एक आती हैं। जो पहली लहर होगी वो बहुत विशाल नहीं होती, जो फर्स्ट टाइम आएगी, लेकिन पहली लहर के आने के बाद कई घंटों तक खतरनाक लहरें आती रहती हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि अभी आ गई, अभी बंद हो गई है। कई घंटे तक ये बीच बीच में लहरें चलती रहती हैं, और जो बीच में आती हैं बहुत खतरनाक होती, ज़्यादा तबाही मचाती है। चौथा बिंदु, तटवर्ती जो मैदानी इलाके हैं उनमें सुनामी की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, बहुत तेज गति से चलती है। अगला बिंदु, कभी कभी सुनामी के कारण समुद्र तट का पानी घट जाता है और समुद्र तल नीचे का नजर आने लगता है। यह सुनामी की चेतावनी होती है, यह चेतावनी है कि सुनामी आने वाली है। कुछ सुनामी लहरें अत्यधिक शक्तिशाली होती हैं। ये कई टन वजन वाली चट्टानों, नौकाओं और मलबे को कई मीटर तक जो है अपने साथ बहा कर ले जाती है। ये किसी को नहीं छोड़ती, इतनी प्रभावशाली होती है, इतनी तेज होती है कि बड़ी बड़ी चट्टानों को अपने साथ बहा कर ले जाती है, अंदर को धकेलती है, अंदर के इलाकों को, जिससे भारी तबाही होती है, जान माल की बहुत क्षति होती है। सुनामी लहरें दिन या रात कभी भी आ सकती हैं, इसका कोई निश्चित समय नहीं है। ये रात को भी आ सकती हैं, दिन में भी, 24 घंटे में कभी भी आ सकती हैं। और अगला तथ्य है, सुनामी लहरें समुद्र से मिलने वाली नदियों और जलधाराओं में पहुंचकर उनमें उफान लाती हैं। अर्थात जो नदियां समुद्र में, सभी नदियां समुद्र में मिलती हैं, तो जो समुद्र का जो लहरें होती हैं वो नदियों के अंदर घुस जाती हैं और उनके आसपास जो नदियों के जो आसपास रहने वाले लोग हैं उनको भी प्रभावित करती है। अगला हमारा बिंदु, सुनामी की विशेषता क्या होती है, ये कैसी होती है? जैसे कि मैंने आपको बताया, सुनामी बहुत ही विशाल होती है और तटीय प्रदेश में इनकी जो ऊंचाई है 10 मीटर से और अधिकतम 30 मीटर तक हो सकती है। 30 मीटर ऊंची, आप सोचिए 30 मीटर कितनी ऊंचाई हो सकती है। और दूसरी विशेषता, जितने भी निचले तटीय प्रदेश हैं वो सुनामी के प्रभाव में आ सकते हैं, वहाँ तबाही मच सकती है। सुनामी लहरों की एक श्रृंखला होती है और बीच बीच में बहुत विशालतम लहरें उठती हैं। और जब सुनामी पहली बार आए तो उसके बाद कई घंटों के बाद ये पुनरावृत्ति इसकी होती है, इसका खतरा आने का बना रहता है। और अगली बात मैंने आपसे की कि इसका कोई निश्चित समय नहीं है, ये कभी भी दिन रात में आ सकती है, ये कभी भी आती है और अपनी तबाही मचाती है, उस क्षेत्र के लोगों को प्रभावित करती है, अपना तांडव मचाती है, जान माल की क्षति करती है। तो प्यारे बच्चों, सुनामी जो है वो तटीय क्षेत्रों में, समुद्र के तटीय क्षेत्रों में आती है और ज़्यादा प्रभाव जो है वो जो तटीय इलाके, जो समुद्र के तट के आसपास रहने वाले इलाके हैं, वहीं पर इसका प्रभाव होता है। प्यारे बच्चों, इस तस्वीर में आप 2 चित्र देख रहे हैं जो कि सुनामी के चित्र हैं। 26 दिसंबर 2004 को दक्षिण पूर्व एशिया में बहुत बड़ी सुनामी आई थी, लगभग 11 देशों को प्रभावित किया। ये उसी सुनामी का चित्र है, आप देख रहे होंगे तबाही का क्या मंजर था। दाएं के चित्र में किस प्रकार से समुद्र के तटों को तोड़ती हुई, किस प्रकार से देखो जो पास के शहर था, जो इलाके थे, उसमें घुस रही है।
और बाईं ओर की तस्वीर में आप देख रहे होंगे किस प्रकार से घर जो कुछ भी है पानी में डूबा हुआ है, सब कुछ नष्ट हो चुका है। तो पहला बिंदु, 21वीं सदी में एशिया में सबसे भयानक सुनामी आपदा। मैं दक्षिण पूर्व एशिया की बात कर रहा हूँ। 21वीं सदी की सबसे भयानक सुनामी थी। 26 दिसंबर 2004 को सुनामी लहरों की विनाश लीला ने दक्षिण पूर्व एशिया के 11 देशों में अपना कहर बरपाया। 11 देशों को प्रभावित किया, एशिया के देशों को, जिसमें लगभग 1.5 लाख लोगों की जान गई। 1.5 लाख लोगों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा, उनकी मृत्यु हो गई। और जो सुनामी की आपदा ने भावनात्मक, आर्थिक और पारिस्थितिक स्तर पर बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया। इस नुकसान का सही आकलन करना असंभव था। बाहरी तबाही मची थी। पूरे के पूरे गांव ने अपनी एक पूरी पीढ़ी खो दी थी। पूरे गांव खत्म हो गए थे। पिछले 40 वर्षों में आया यह सबसे शक्तिशाली भूकंप था, क्योंकि समुद्र में भूकंप आया और समुद्र में भूकंप के आने के कारण ये सुनामी आई। जैसे मैंने पिछले बिंदुओं में आपको बताया कि सुनामी आने के जो 3 कारण बताए, उसमें एक भूकंप है। जिस सुनामी ने एक ही रात में पूरे विश्व की तस्वीर बदल दी, 11 देशों में तबाही मचा दी। इन तस्वीरों में आप वो भयानक दृश्य देख रहे हैं कि किस प्रकार से कितनी क्षति हुई होगी। 1.5 लाख लोगों की मौत, कितने लाखों घायल हो गए थे, पशु कितने मारे गए, कितने गांव तबाह हो गए, आसपास के क्षेत्र 11 देशों के। अब दूसरा बिंदु, सुनामी का पता लगाने का तरीका क्या है। कहते हैं इलाज से परहेज अच्छा है। हम यदि सतर्क हों तो हम हर प्रकार की आपदा से क्षति को कम कर सकते हैं। तो सुनामी की जो पहचान है, सुनामी आ रही है, आ सकती है, इसकी 2 प्रकार के तरीके हैं पहचान के। एक तो प्रकृति ने हमें वरदान दी है, वो पहचान है। प्राकृतिक पहचान हम कैसे कर सकते हैं। कभी कभी सुनामी समुद्र तट के निकट के जल को पीछे हटा देती है। जो तट का पानी होता है वहाँ पानी नहीं रहता, वो समुद्र के बीच में चला जाता है। तो समझ लेना कि यदि वहाँ पर पानी कम हो गया है, पानी पीछे हट रहा है, समुद्र से बीच गहराई में जा रहा है, किनारों पे पानी नहीं रहा है, तो सुनामी की चेतावनी है। इसके कारण समुद्र का तट दिखाई देने लगता है, नीचे का जो मिट्टी है, ज़मीन है, वो दिखाई देने लगती है। यह भी सुनामी की चेतावनी है। और दूसरों कृत्रिम जो बनावटी जो हम मनुष्य ने अपनी पहचान के लिए कुछ तरीके अपनाए हैं। समुद्र में 50 किलोमीटर की दूरी तक सुनामी संकेतक लगाए जाते हैं। ये संकेतक क्या होते हैं? ये समुद्री तारों द्वारा तट से जुड़े होते हैं और जो समुद्र के अंदर जो खतरे होते हैं उनके सूचकों को उन संकेतों के माध्यम से समुद्र तल पर भेजते हैं। वो इसे सुनामी मीटर उपग्रहों को प्रसारित कर देते हैं, जिससे आपने देखा होगा रेडियो के माध्यम से, बाद में टीवी के माध्यम से, सरकारें जो हमारे सूचना केंद्र होते हैं उनके माध्यम से चेतावनी दे दी जाती है। आपने देखा होगा पीछे भी जब भारतवर्ष में भी जो हमारे समुद्र तटों पे सुनामी की बात आती है तो उन क्षेत्रों को पहले खाली करा दिया जाता है। तो कृत्रिम पहचान है, ये चेतावनी दे दी जाती है। 2 प्रकार के तरीके, प्राकृतिक पहचान और कृत्रिम पहचान। और तीसरा हमारा बिंदु, सुनामी आने से पूर्व तैयारी से संबंधित उपाय। सुनामी अभी आई नहीं है, मैंने कहा कि इलाज से परहेज अच्छा है। हम उस रोग को ही पहले आने ना दें, तो इसके लिए हमें तैयारी कैसे करनी है, जो प्री प्लान है वो कैसे करनी है। सबसे पहले तो जो तट रेखा है उसके कई 100 मीटर की दूरी तक हम मकान ना बनाएं। लोग घुसपैठ करते हैं और समुद्र के किनारे पर सरकारी ज़मीन का अतिक्रमण करके वहाँ पर अपने मकान बना लेते हैं और मौत को बुलावा देते हैं। समुद्र के तट पर कोई मकान ना बनाए। और दूसरी तैयारी हमारी सुनामी आने से जो पहले की तैयारी है, अपना स्थान जो है उससे बचकर निकलने की योजना बनाएं। यदि सूचना मिल गई है आपको, प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से आपको पता लग गया है कि सुनामी आने वाली है, तो उस स्थान को छोड़ दें, वहाँ से दूर ऊंचे स्थानों पर चले जाएं और एक प्लान बनाएं, एक योजना तैयार करें
ताकि सुनामी के समय जो परिवार के सदस्य हैं वो बिछड़ने पर एक साथ इकट्ठे हो सके। हमने कहाँ जाना है, कहाँ फिर मिलना है। और अगला, जो सुनामी से पूर्व जो हमारे जो स्थानीय अधिकारी हैं उनके आदेशों का पालन करें। वो बार बार सूचित करते हैं कि आप 24 घंटे के अंदर अपना स्थान छोड़ दें, आप बहुत दूर चले जाएं, ऊंचे स्थानों पर चले जाएं, तो आप उस बात को मानें, उस बात को आपको मानना चाहिए। तो ये तो सुनामी के पूर्व की हमारी तैयारी है। और अगला जो हमारा बिंदु, सुनामी के बीच यदि सुनामी आ गई है उसमें हमने कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी है, हमें कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए, उसको आप सुनेंगे। सुनामी आने के दौरान जो सुनामी की चेतावनी यदि हमें मिली है तो आप अपने घर में हैं तो अपने परिवार के सभी सदस्यों को सूचित करें और जल्दी से जल्दी अपना स्थान छोड़ दें और परिवार के सदस्यों के साथ किसी दूर स्थान पर, ऊंचे स्थान पर चले जाएं। और जब आप स्थान छोड़ें, किसी हड़बड़ाहट में नहीं, भाग दौड़ में नहीं, आप घर छोड़ें, शांत होकर, शांत मन से अपना स्थान आप परिवर्तन करें। लेकिन शीघ्रता आपको करनी पड़ेगी। लेकिन जाना कहाँ है? आप कोशिश करें कि समतल स्थानों पर ना जाएं, समुद्र के जो बराबरी के स्थान है वहाँ ना जाए, आप ऊंचे स्थान, सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब आप जा रहे हैं तो जो पालतू जानवर जिनका कोई नहीं है, जिनसे आप लाभ उठा रहे हैं, उन पालतू जानवरों को भी अपने साथ ले जाएं और आपदा आपूर्ति किट साथ ले जाएं, ताकि कोई फर्स्ट एड करनी है, कोई घायल है रास्ते में, यदि आपको कोई असुविधा होती है तो उसमें वो किट आपके काम आएगी। अब सबसे बड़ी बात आती है जो पोस्ट प्लान है, जो सुनामी आने के बाद की जो आपकी योजना है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उससे आप काफ़ी हद तक जो हमारी जान माल की क्षति है उसको कम कर सकते हैं। सुनामी आने के बाद हमें करना क्या है? आप रेडियो और टेलीविज़न से जुड़े रहें, सुनामी के खतरे के बारे में ताज़ा समाचार बुलेटिनों पर ध्यान दें जो कि आपकी सुरक्षा के लिए प्रसारित किए जाते हैं। और आप क्या करें, घायल अथवा जो फंसे हुए लोग हैं उनकी सहायता कैसे करनी है जांच परख करें। पर कहीं पहले अपने आप को देख लें, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी है तो अपनी फर्स्ट एड करवाएं, पहले अपना इलाज करवाएं। और यदि आवश्यक हुआ कि हमें आप चोट लगी है तो पहले अपना उपचार करवा लें। और तीसरा बिंदु, विशेष सहायता की अपेक्षा करने वाले लोगों की सबसे पहले सहायता करें। जो ज़्यादा घायल है, जिसको ज़्यादा सहायता की ज़रूरत है, जिसको कम चोट लगी है, वो बाद में भी ठीक हो सकता है, उसकी सहायता बाद में हो सकती है। और ये ऐसी आपदा के समय आप कोशिश करें कि बच्चों, वृद्धों और महिलाओं की सहायता करें। पहले जो ज़्यादा घायल है उसकी सहायता करें। और जो आपदा प्रभावित क्षेत्र है आप उससे दूर रहें, क्योंकि जो हमारा बचाव दल है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट के ट्रेंड जो हमारे अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, यदि वहाँ आप भीड़ लगा देंगे तो उनके काम में बाधा पड़ती है। आप वहाँ बाधा ना डालें, आप दूर रहें, उस क्षेत्र से दूर रहें, ताकि जल्दी से जल्दी घायलों और जो फंसे हुए हैं उनको बचाया जा सके। तथा आपदा बाढ़ के खतरे से भी आपको बचना चाहिए, क्योंकि जब सुनामी आएगी तो बाढ़ का खतरा भी बनेगा, बाढ़ इलाके में पानी भर जाएगा। और सुनामी बार बार आती है, बार बार वो लहरें ऊपर उठती हैं। और बहुत ज़रूरी हो तो ही टेलीफोन पर किसी से बात करें, क्योंकि जो आपदा की सहायता के लिए टेलीफोन लाइन का खाली रहना बहुत ज़रूरी है। हम अपने रिश्तेदारों से बेकार की गप्पों में लगे रहते हैं कि जी हम तो ठीक हैं, आप कैसे हैं, वो भी ठीक हैं। तो इतनी बात पे आपको फ़ोन बंद करना चाहिए, ताकि जो हमारे अधिकारी हैं उनको यदि कोई सामान की आवश्यकता पड़ती है तो अपना सामान मंगा दें, ताकि वो घायलों की सहायता कर सकें। चारों ओर पानी से घिरी इमारत में न रहें, क्योंकि पानी जब उसमें भर जाएगा तो इमारत धंस सकती है। और अगला बिंदु, इमारतों का मुआयना करते समय बैटरी वाली लालटेन अथवा फ्लैश लाइट का प्रयोग करें, मोमबत्ती का प्रयोग ना करें, क्योंकि आग लगने का भय हो सकता है। और दीवारों, फर्श, दरवाजों, सीढ़ियों और खिड़कियों का मुआयना कर लें, कहीं इमारत गिरने वाली तो नहीं है, उनकी दरारों से पता लग जाता है। और कहीं यदि गैस रिसाव हो रहा है तो ध्यान दे दें, गैस रिसाव हो रहा है तो दरवाजे खोल दें, ताकि या फिर गैस एजेंसी को आप सूचना कर दें। और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए अपना घर का फ्यूज़ खोल दें। तो प्यारे बच्चों, ये थी सुनामी, जो कि समुद्र के किनारों पर ही आती है, जो समुद्र के आसपास के इलाके हैं उनमें ही उनको ही प्रभावित करती है।
आप अपने विद्यालय में सुनामी की ट्रेनिंग लें। अपने विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य होने के नाते आप मॉक ड्रिल करें कि किस प्रकार से हम घायलों को बचा सकते हैं। हमारी प्री प्लान क्या है, मिड प्लान क्या है, पोस्ट प्लान क्या होनी चाहिए। पहले अपनी ड्यूटी बांटें और विपत्तियों से हार मत मानो, बल्कि उनका डट कर मुकाबला करना है, मिलजुल कर आगे बढ़ना है। यदि इस प्रकार से हम सजग रहेंगे तो हर प्रकार की आपदा से हम जान माल की क्षति को कम कर सकते हैं, लोगों की सुरक्षा कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।